अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसका कोई भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए प्रॉपर्टीज का जानना बहुत जरूरी है। जब भी क्वेश्चंस आते भी हैं तो उसको बनाने के लिए कहा भी जाता है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाएं। ऐसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके भी हम लोग एक्सपैंड करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब सॉल्व करना है कैसे, प्रॉपर्टीज के का यूज करके। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हम लोग सीखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत अच्छा लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? अगर कोई डिटरमिनेंट है A, B, C, D, चूंकि हम लोग को 3x3 ऑर्डर पढ़ने से 3x3 ऑर्डर में लेके चलो, F, G, H, K, I नहीं लिख रहे। अब इसका रो और कॉलम हम लोग जानते हैं कि ये रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। अगर हम रो 1 की बात करते हैं मतलब ये पूरा एलिमेंट A, B, C पूरा लाइन में जितना बेस है। रो 2 बोलते थे पूरा, रो 3 मतलब ये पूरा कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम 2 है, कॉलम 2 B, E, H, कॉलम 3 ये पूरा। तो रो और कॉलम, ये डिटरमिनेंट में रोज हैं और कॉलम्स हैं। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, रो और कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दे रहे, रो को कॉलम के पास और कॉलम को रो के पास, तो क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बना दो। तो अभी क्या हुआ, रो को हमने कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में, देखो आप कॉलम भी अपने आप रो में चेंज हो गया। ए डी सी कॉलम है, ए डी सी कहां बन गया, रो। तो रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। अगर इंटरचेंज हो जाते हैं तो दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के वैल्यूज इक्वल होते हैं, दोनों के वैल्यूज क्या होते हैं, इक्वल। क्या प्रॉपर्टी मिला कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो 3, 4, 2, 1, अभी इसका क्या वैल्यू आ रहा है, 3 1 3 -8 -5। अब जो रो को हम कॉलम बना दिया, इंटरचेंज कर दे रहे, 3 4 2 1। अब करो तो 3 -8 अगेन -5, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रहा है कि अगर अब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कि रो में जो प्रॉपर्टी जैसा प्रॉपर्टी है वैसे ही प्रॉपर्टी कहां दिखेगा, कॉलम में। अगर रो में कोई प्रॉपर्टी यूज की और फिर इसी प्रॉपर्टी के तहत उसको इंटरचेंज कर दे तो जो रो में दिख रहा था वो कहां दिख रहा है, कॉलम में। इट मीन्स रो और कॉलम जैसा प्रॉपर्टी, जैसा रो में प्रॉपर्टीज होगा वैसा ही प्रॉपर्टीज कॉलम में भी होगा। अलग से बोलने का जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बोलता हूं कि ऐसा रो, इस रो में ऐसा करने से, इस रो में ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो समझो उसी तरह का कॉलम में भी प्रॉपर्टी होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें क्या है कि अभी रो और कॉलम कुछ इंटरचेंज कर रहे थे, कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को, मैंने अभी कहा कि जैसा प्रॉपर्टी रो के लिए होता है वैसा ही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए। अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, इसमें कोई भी दो रो ले लो, कोई भी दो रो हम ले लेते हैं, इन दो रो को इंटरचेंज कर दो। सपोज ये है R1, ये R2 है, ये R3 है, सपोज क्या है तो है ही। इसमें कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, चाहे R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, R1 को R3 के पास और R3 को R1 के पास ले चलते हैं, तो ऐसा इंटरचेंज कर रहे हैं। R3 कहां चला गया, R1 के पास, मतलब GH के कहां दिख रहा है, R1 के पास, और जो R1 के पास था कहां दिखेगा, R3 के पास, ABC। और रो 2 मेरा क्या है, अनचेंज्ड है। अगर हम ऐसा करते हैं, दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू, उसका जो डिटरमिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस, या कहो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है या माइनस हो जाता है, साइन चेंज कर जाता है। दो रो को जब इंटरचेंज करते हैं
तो उसका वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस साइन से चेंज हो जाता है, या साइन, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस था तो माइनस, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। जरूरी नहीं कि R1 और R3 को इंटरचेंज करें, हो सकता है R2 और R3 को इंटरचेंज करें, हो सकता है R1 R2 कोई भी दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कह सकते हो कि साइन उसका चेंज हो जाएगा। अब जैसा रो में सही उसी तरह कॉलम में हो सकता है, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। मान लीजिए अगर ये कॉलम A B C D E F G H K ये डिटरमिनेंट है, इसका कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। B E H कॉलम 1 के पास आ गया, A D G C F K, तो क्या हो जाएगा, -1। दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। या ये कह सकते हो कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते तो -1 घूस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, -1 घूस देना पड़ता है, या सिर्फ माइनस कहो, ठीक है। या दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस था, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि किसी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो उससे उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, या उसके वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कोई डिटरमिनेंट है मेरे पास, इसमें दो रो एक जैसे हो जाए, दो रो कैसे हो जाए, एक जैसे, मतलब आइडेंटिकल हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू क्या होगा, 0। कोई जरूरी नहीं कि दोनों रो अगल बगल में ही हो सकता है कि A B C D E F लास्ट में है ना, यहां पे R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल, जुड़वा तो 0, क्या याद रखेंगे, जुड़वा तो 0। दो रो या दो कॉलम जुड़वा हो जाए, सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। यहां पर देख R1 और कौन है, R3, R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अब जरूरी नहीं कि रो में ही हो, यहां रो 2 रो 3 भी सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा तो भी 0, कोई भी दो रो आइडेंटिकल तो 0। और जैसा मैंने पहला प्रॉपर्टी सीखा, हम लोग सीखे कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जैसा रो में प्रॉपर्टी होगा वैसा ही प्रॉपर्टी कॉलम में भी होगा। तो जैसा कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 हो रहा है, लाइकवाइज कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ रो में ही नहीं, कोई भी दो कॉलम, मान लो A B C D E F D E F, यहां पर क्या देख रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है तो भी क्या होगा, 0। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा तो 0, जुड़वा तो 0। पहला प्रॉपर्टी क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, या -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, जुड़वा हो जाए तो 0, जुड़वा से 0। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 नाउ, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी रो के सारे एलिमेंट 0, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, एनी वन रो इज 0 और 0, तो सब इसका 0 हो जाएगा, D E F G H K। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही रो का एलिमेंट 0 हो, सेकेंड रो में भी हो सकता है, A B C 0 0 0 G H K, तो भी क्या होगा, 0। थर्ड रो में भी हो सकता है, A B C D E F 0 0 0, तो भी 0। कोई जरूरी नहीं कि रो में ही,
जैसा प्रॉपर्टी रो के लिए होता है वैसा ही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए होता है। तो कॉलम में मान लो अगर ये 0 0 0 A B C D E F तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 0। मतलब जीरो सारे 0 तो 0, जुड़वा तो 0। हमारे पास कितना प्रॉपर्टी अब तक हो गया? 4 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसके वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरा प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, जुड़वा हो जाए तो वैल्यू क्या होगा 0। चौथा प्रॉपर्टी किसी भी डिटरमिनेंट का किसी रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो वैल्यू 0। किसी डिटरमिनेंट का किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो 0। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही कॉलम का हो सकता है सेकेंड कॉलम का सारा 0 है ना, तो भी 0। किसी मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। इस तरह से हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज आए? 4। अब है 5वां प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई डिटरमिनेंट है A B C D E F G H K, इसमें किसी भी रो को आप ले लो, मान लो फर्स्ट रो लेते हैं। अगर फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है सब में कोई कॉमन फैक्टर है, सब में क्या है? एक कॉमन फैक्टर है m। तो इस कॉमन फैक्टर को अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स में कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को मे बी टेकन आउटसाइड द डिटरमिनेंट, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। क्या बच जाएगा? A B C कॉलम से कॉमन, रो से कॉमन लेंगे D E F G H K और वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही रो से हो, वो सेकेंड रो से भी आ सकता है, थर्ड रो से भी आ सकता है। मतलब जिस रो में हो, जिस रो से हमको कॉमन लेना उस रो में पूरे में से कॉमन आना चाहिए, या किसी कॉलम से कॉमन ले तो पूरे कॉलम से कॉमन आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट में कॉमन आ रहा है तो मान लो यहाँ पे दोनों में है कॉमन आ रहा है, ऐसे में नहीं आएगा, तीनों में होना चाहिए। फर्स्ट रो से ले, कॉलम लेंगे तो कॉलम से लेंगे। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट का किसी रो का सारे एलिमेंट्स का एक कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को हम लोग बाहर डिटरमिनेंट के बाहर ले लेंगे। या फिर किसी कॉलम में के सारे एलिमेंट्स में कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को डिटरमिनेंट के बाहर हम लोग फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे A B C D E F G H K, मान लो यहाँ पे L है, L सेकेंड कॉलम में सारे से देखो, सारे सेकेंड कॉलम में जितना भी एलिमेंट है ना, या फर्स्ट रो में था, यहाँ कॉलम में सेकेंड कॉलम का सारे एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर है। कौन है कॉमन फैक्टर? L। तो उस कॉमन फैक्टर को हम लोग डिटरमिनेंट का एक फैक्टर बना सकते हैं, बाहर लेके बाहर निकाल सकते हैं। क्या बच जाएगा? A D G B E H C F K। कभी कभी क्या होता है किसी डिटरमिनेंट में रो से भी कॉमन आ जाएगा, कॉलम से भी कॉमन आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है 2 3 रो, तीनों रो से कॉमन, फर्स्ट रो से भी कुछ कॉमन आ गया, सेकेंड रो से भी कुछ कॉमन आ गया, थर्ड, तो सेपरेटली सबसे कॉमन लेना है। मैट्रिक्स में यही उल्टा था, मल्टीप्लाई करते तो सब में मल्टीप्लाई होता था, तो कॉमन भी लेंगे तो मैट्रिक्स में तो सबसे कॉमन आना चाहिए। पर डिटरमिनेंट में जस्ट उल्टा है। अगर हम लोग किसी एक ही रो से कॉमन ले रहे हैं तो बाहर लिख रहे हैं, बाहर मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो एक ही रो में जाएगा या एक ही कॉलम में जाएगा, है ना। जबकि मैट्रिक्स में क्या था, मल्टीप्लाई करते तो पूरे एलिमेंट्स में चला जाता था, सभी रो में जाते थे, सभी कॉलम्स में चले जाते थे। यहां पर क्या है, किसी एक ही रो में जाएगा या किसी एक ही कॉलम में जाएगा। कॉमन भी लेना होगा तो किसी एक ही रो से कॉमन लेंगे, हाँ, या किसी एक ही कॉलम से कॉमन लेंगे। जो कॉमन आएगा वो एक ही रो से, दूसरे रो में फिर आएगा उसमें से भी कॉमन आएगा, तीसरे रो से भी कॉमन आ सकता है। तो यहां पर फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी, कितने प्रॉपर्टी जब तक हो गए? 5। पहला प्रॉपर्टी क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई 2 रो आइडेंटिकल है या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो 0, जुड़वा तो 0। तीसरा, किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। फिर
प्रॉपर्टी क्या हुआ, किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो के सारे एलिमेंट्स का अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को हम पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं और उसे एक फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। रो से ही नहीं, कॉलम से भी आ सकता है। सभी रो से अलग अलग कॉमन भी आ सकते हैं, सभी कॉलम से भी अलग अलग कॉमन आ सकते हैं। जितना कॉमन, लेकिन एक रो से पूरे से कॉमन आना चाहिए। अगर हम कॉमन ले रहे तो किसी एक ही रो से पूरे से कॉमन, हाँ, जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो पूरे उस रो से आना चाहिए। फिर दूसरे से भी आ सकता है। मैट्रिक्स में जस्ट उल्टा था, सबसे कॉमन आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते तो सब में जाता था, यहां पर क्या है कि कॉमन और कॉमन लेंगे तो सबसे। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में किसी एक ही कॉलम से या किसी एक ही रो से कॉमन आता है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो किसी एक ही रो में जाएगा या किसी एक ही कॉलम में जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई भी कॉलम, कोई एक रो ले लो, मान लो ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच के, कोई भी एक रो ले लेते हैं। मान लो हम रो फर्स्ट रो लेते हैं। फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट्स है वो सम के रूप में है, अल्फा बीटा गामा जुड़ा हुआ है। फर्स्ट रो में क्या है? दो दो एलिमेंट्स का सम है। किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो अगर सम ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया हर एक एलिमेंट को, तो जितना एलिमेंट्स है यहां पर पूरे हर एक एलिमेंट में कितना का सम है? दो दो एलिमेंट का सम है। तो ये दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में टूट जाएगा। अब जो पहला वाला डिटर्मिनेंट में उस सम का सबका पहला टर्म ए बी सी, और सेकंड में सेकंड अल्फा बीटा गामा, और जो था जैसे था वैसे ही रह गया। डी ई एफ जी एच की, दोनों में वही डी ई एफ जी एच की। अगर 3 एलिमेंट्स का सम है तो 3 बार टूट जाएगा। 4 एलिमेंट्स का सम है तो 4 बार टूट जाएगा। कोई जरूरी कि रो में, फर्स्ट रो में यही चीज सेकंड में रहता तो सेकंड जगह पे जो ये वाला चीज है वो सेकंड में जाता। मान लो अगर जैसे मैंने कहा कि जैसा प्रॉपर्टी रो के लिए सही होता है वैसा ही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी होता है। चलो हम कॉलम में लेते हैं। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच की, इसमें कोई भी कॉलम चूज कर लेते हैं। मान लें थर्ड कॉलम को चूज करते हैं। अब इसमें हम लोग 3 एलिमेंट का सम बनाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हाँ, फिर आ गया इसमें थीटा फाई। हो सकता है कि इसमें नहीं हो, 2 ही हो। सब में 3 था, इसमें 2 ही है। यहां 0 अपने से बना लेंगे, पर 3 बना लेना। सब में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स का सम होना चाहिए। चलो मान लो है इसमें 5, नहीं रहता तो बना लेते हैं। अच्छा, कहीं माइनस में हो सकता है, ठीक है, तो समझो ये माइनस यहां पे आ जाता है ऐसा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहां पे देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का कॉलम थर्ड 3 एलिमेंट्स के सम के रूप में है, तो डिटर्मिनेंट कितने सम में टूट जाएगा? 3 डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में सम नहीं, थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा। पहला में पहला आ जाएगा सी एफ के, अल्फा गामा, जिस पोजीशन में सम है उसी पोजीशन में थीटा, फिर है बीटा डेल्टा फाई। और ये फर्स्ट 2 कॉलम जो है वो उसमें सम नहीं, तो ऐसे ही सब में चला जाएगा। ए डी जी बी ई एच, ए डी जी बी ई एच, ए डी जी बी ई एच, ठीक है, समझ में आया? ये थर्ड कॉलम में तो सब थर्ड कॉलम में ही गया। ये फर्स्ट रो में था तो सब फर्स्ट रो में ही गया। हाँ? पहला एलिमेंट, सम का पहला एलिमेंट पहला डिटर्मिनेंट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड डिटर्मिनेंट में। अगर कोई माइनस में रहता है यहां पे, समझो यहां माइनस आता, प्लस है प्लस में है ना। अगर कोई टर्म यहां पे नहीं रहता तो समझो 0 हो जाता, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, किसी भी रो में
डिटर्मिनेंट है मेरा ए बी सी डी ई एफ जी एच के, हम यहाँ पे किसी भी रो के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? किसी भी रो के एलिमेंट में, मान लिया फर्स्ट रो के एलिमेंट में, बाकी जो दूसरा किसी दूसरे रो के एलिमेंट में कुछ से कुछ जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लाके उसमें ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी रो का एलिमेंट में, किसी भी रो के एलिमेंट में दूसरे रो के एलिमेंट्स में कुछ फिक्स नंबर से या कुछ जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए सेम नंबर से, यानी कि इस यहाँ पे कुछ यहाँ कुछ उस से दूसरे रो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उस दूसरे रो में आगे ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और सामने सामने। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं R1 में रो 1 में क्या कर रहे हैं, रो 1 में ऐड कर रहे हैं सेकेंड रो के एलिमेंट को L से मल्टीप्लाई करते हुए। किस रो को? सेकेंड रो पे, रो 1 में। रो 1 में A B C है, इसमें ऐड करें इसको, है ना, इसमें क्या से मल्टीप्लाई करते हुए? L से। सपोज इस पे L से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? फील करें एल डी एल ई एल एल से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? A प्लस एल डी, बी प्लस एल ई, सी प्लस एल एफ। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा काम आप रो में ही करो, कॉलम में भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड रो को ही लाके ऐड करो, ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कोई जरूरी कि सेकेंड रो को ही, यहाँ पे हो सकता था थर्ड रो को भी ला सकते थे। ये जो डी ई एच यहाँ थर्ड सेकेंड रो में क्यों थर्ड रो में होता। मान लो कि अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रो को लाके ऐड करते, किसमें? रो 1 में। क्या से मल्टीप्लाई करते उसमें? मान लो m से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड रो में क्या से मल्टीप्लाई करके? m से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस m इंटू जी, है ना, b प्लस m इंटू एच, c प्लस m इंटू के। इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी रो में, किसी रो के एलिमेंट में दूसरे रो के एलिमेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसमें लाकर ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। या रो 1 में ये भी कर सकते थे कि रो 1 में रो 2 के एलिमेंट में L से मल्टीप्लाई करके, M से मल्टीप्लाई करके, और रो 3 का भी एलिमेंट को N से मल्टीप्लाई करके लाके हम ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों को ऐड कर, एक जगह ऐड कर सकते हैं, जैसा सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, या हो सकता है दोनों जगह सबट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जैसा जरूरत हो। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक जगह ऐड कर सकते हैं, एक जगह सबट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों जगह सबट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों जगह ऐड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बाकी अदर दोनों रो को यूज करो, किसी एक ही दूसरे ही रो को सिर्फ ऐड कर सकते थे, या सबट्रैक्ट, या तीसरे ही रो को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में सेकेंड रो में m से और इसमें n से मल्टीप्लाई करके m इंटू डी प्लस n इंटू जी। फिर क्या हो गया, b प्लस m इंटू ई प्लस n इंटू एच, c प्लस इसमें सेकेंड रो में m इंटू एफ प्लस n इंटू के। जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कोई इससे पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ह्यूज चेंज होने के बावजूद भी इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका होगा। अदर रो में, रो 1 में हम काम कर रहे हैं, तो रो 2 में या रो 3 में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस रो में हम काम कर रहे हैं, अगर उसी रो में हमको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, सपोज R1 में L से मल्टीप्लाई करते, क्या से मल्टीप्लाई करते? L से। तो अगर L से मल्टीप्लाई करते तो सब यहाँ पर L लिखा था, तो बाहर L से डिवाइड करना पड़ता। जिस रो में हम काम कर रहे हैं, जिस रो के एलिमेंट में लाके ऐड सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी रो में अगर कुछ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को बाहर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है।
बाकी दूसरे रो में जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं उसको बाहर यहाँ पे कुछ भी ना डिवाइड करना ना ऐड करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, जिस रो में हम काम कर रहे हैं उसी रो में जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड होगा, नहीं कर रहे तो नहीं डिवाइड होगा। दूसरे रो में जो मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई किए हैं उसको यहाँ बाहर डिवाइड नहीं करना। अगर रो 1 में हम एल से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, यहाँ सब में एल भी तो आएगा, एल इंटू ए, एल इंटू बी, एल इंटू सी, तो बाहर क्या करना होगा, एल से डिवाइड करना होगा। फिर रो 2 में भी कर सकते हैं, रो 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि किसी दो ही, जैसे 3 रो है तो किसी दो ही में हम काम कर सकते हैं। दो ही रो के एलिमेंट्स को इस तरह से करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो एक रो में चेंज हो, किसी और एक रो में चेंज कर सकते हैं, तीनों रो में चेंज नहीं कर सकते। दो में से कोई दो ही रो में चेंज कर सकते, एक रो को ओरिजिनल रखना होगा। ये नहीं कि फर्स्ट रो में भी कुछ ऑपरेशन लगा दिया, सेकेंड रो में भी कुछ ऑपरेशन लगा दिया, थर्ड रो में भी ऑपरेशन, ऐसा नहीं कर सकते, किसी दो ही में कर सकते हो। 3/3 ऑर्डर का तो 2 में, 4/4 ऑर्डर का तो 3 में, एक रो को ओरिजिनल रखना है। हम कोई जरूरी नहीं कि पहले, अभी हम पहला रो में काम किए, सेकेंड रो में भी कर सकते थे, थर्ड रो में भी कर, कोई दो में कर सकते हैं। और सब में जैसा काम R1 में किया वैसा ही काम R2 में नहीं कर सकते, नहीं तो फिर सब में अगर सेम काम हो जाएगा तो दो आइडेंटिकल हो जाएगा, सब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे क्या क्या याद रखना है कि किसी भी रो के एलिमेंट में, फिर 7th प्रॉपर्टी, किसी भी रो के एलिमेंट में दूसरे रो के एलिमेंट में कुछ नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए, एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए लाके ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक रो में बाकी अन्य जो दो रो बचे हुए उन रो में किसी और नंबर से, किसी दूसरे में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए लाके ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऐड सबट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। अगर किसी रो में हम दूसरे रो के एलिमेंट में कुछ मल्टीप्लाई करके लाके ऐड और सबट्रैक्ट कर दें, चलो ठीक है, तो बाहर कुछ नहीं करना। लेकिन जिस रो में हम काम कर रहे हैं, जिस